नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। संभल में शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद मामले की अगली सुनवाई निचली अदालत में 24 फरवरी को होगी और इस मामले में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका 19 नवंबर 2024 को विष्णु शंकर जैन ने दायर की थी। और इसके अलावा चंदौसी न्यायालय में कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी समेत 8 याचिकाकर्ताओं ने भी याचिका दाखिल की है। 8 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आगामी तारीख 24 फरवरी तक तय की है और ऐसे में सुनवाई टालने का कारण सुप्रीम कोर्ट से मिले स्टे आदेश को बताया जा रहा है। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश ऑलरेडी चल रहा है। वैसे वो मस्जिद पक्ष को छोड़ के बाकी सबके उसमें WS आ चुके हैं, केवल मस्जिद पक्ष का नहीं आया है और स्थगन आदेश का बहाना लेकर वो जवाब दाखिल करने से बच रहा है मंदिर पक्ष। और लीगल पोजीशन ये है कि स्थगन आदेश होने की वजह से कोर्ट भी कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। हालांकि हमारी प्रेयर ये रहती है कि इनका WS का अवसर समाप्त किया जाए, लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, इसलिए ट्रायल कोर्ट कोई उसमें अग्रिम आदेश कर नहीं सकती। अब कौन सी तारीख निर्धारित की? देखिए, 24 फरवरी नियत है और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी नियत है। 12 जनवरी के लिए सुनवाई होकर कोई आदेश हो जाना चाहिए और फिर 24/2 में निश्चित रूप से इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। उसमें अब 24 फरवरी सन 26 नियत की गई। सर, क्या वजह मानी जा रही है लगातार स्थगित किया जाए? ऐसा है, इस संबंध में एक रेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निस्तारण नहीं हुआ अभी तक, इसलिए डेट लगा। सर, इसमें जो हिंदू पक्ष है उसका जो वादी है उनका ये कहना है कि जो जामा मस्जिद नामा कमेटी के अधिवक्ता हैं या जो भी पक्ष है वो लगातार इसमें अपना पक्ष पेश नहीं कर पा रहा है, लगातार इस मामले में टाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई टालने की प्रक्रिया नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। यदि वहाँ से स्टे खत्म हो जाता है तो यहाँ कार्रवाई शुरू होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारा पक्ष तैयार है। तो वहीं बदायूं थाना क्षेत्र में कस्बा उसावा में खाद्य और राशन विभाग के क्रय विक्रय पर करोड़ों के घोटालों का आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2025 और 26 में जो खरीद दिखाई गई है उसमें बड़ा घोटाला हुआ है और ऐसे में रिकॉर्ड में कई किसानों के कई मैट्रिक टन जो है वो अनाजों की खरीद दर्शाई गई है, जिसमें अकबरपुर और कई ऐसे प्रमुख गांवों के किसानों के नाम शामिल किए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि असल में किसानों की जगह फुटकर विक्रेताओं से और व्यापारियों से बाजार से अनाज खरीद कर दिखाया गया है, जिससे किसानों को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में केंद्र प्रभारी और ठेकेदार शामिल है और उचित जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। समस्या मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, समस्या सारे किसानों की समस्या है जी। जैसे मैं सारे किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया, मैंने बीड़ा उठाया किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए जी। समस्या ये है कि RFC विभाग का क्रय विक्रय का RFC विभाग का रावतपुर उप मंडी पर बाजरे का सेंटर स्थापित था। पहले तो नियमानुसार यही गलत है, रावतपुर सरकारी सेंटर ही होता है, वो रावतपुर उपमंडी में सेंटर होता है, मंडी या उपमंडी जी। तो ये सेंटर उपमंडी में स्थापित ना होकर अधिकारियों की मिलीभगत से यह सेंटर निजी अपनी जगह में संचालित किया गया। अधिकारियों की मिलीभगत, ये हमारे उसावा के नारायण गुप्ता व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये सेंटर चलाया गया। वो बिचौलिया थे, उन्हीं की जगह में स्थापित था। उसमें हुआ है, इसमें पूर्णतया फर्जी खरीद हुई है। लगभग 174 किसानों के द्वारा खरीद की गई है, जो पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से खरीद की गई है, जिसमें 10% भी खरीद असली किसानों द्वारा नहीं की गई है। असली किसान तो ठगा गया है, किसानों को तो यही नहीं मालूम कि हमारे उसावा में सेंटर है। तो वहीं बागपत में RLD के तत्वाधान में एक सभा को संबोधित किया गया और ऐसे में सभा में वक्ताओं ने RLD को किसानों और मजदूरों का हितैषी बताया और इस अवसर पर 450 जरूरतमंदों को गर्म कंबल भी वितरित किया गया है। ओमपाल सिंह के आवास पर हुई सभा में मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि RLD अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किसानों और युवाओं के अधिकारों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयास से इस बार किसानों को प्रदेश सरकार ने सबसे अधिक गन्ना मूल्य दिया है। युवाओं के लिए कई जगहों पर
रनिंग ट्रैक और स्टेडियम और स्किल सेंटरों की स्थापना की जा चुकी है। और ऐसे में अनुसूचित जातीय प्रकोष्ठ और प्रांतियों ने कहा है कि किसान, मजदूर और वांछित वर्ग के लोग आरएलडी की नीतियां कारागार है। और सभा में राजू तोमर और इसके साथ ही कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। राजा 900 कम्बल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हम रोज हर गांव में जाकर कहीं ना कहीं तो साहब की नीतियों से प्रभावित करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि साहब की नीति से जुड़ो और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करो। तो हर गाँव में जाकर हम कम्बल वितरण करने का काम कर रहे हैं। जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम महावीर उज्ज्वल है। आज बिजवाड़ा में जो और मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। और आज हमारे क्षेत्र के गांव बिजवाड़ा में भाई धीरज उज्ज्वल के सौजन्य से गरीबों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम था, जिसमें हमने चौधरी चरण सिंह, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न उनकी 123वीं जयंती के अवसर पर एक आह्वान लिया था भाई धीरज उज्ज्वल जी ने कि हमारे क्षेत्र के हर गरीब, हर जो है कमज़ोर और निर्धन लोगों को कंबल वितरण करके उनकी मदद की जाएगी। और आज के कार्यक्रम में उन्होंने एक संकल्प लिया कि रात के 12 बजे भी छत्तीस बिरादरी में जो भी कोई व्यक्ति उन्हें सहायता के लिए, मदद के लिए जो है उनसे संपर्क करेगा, वो खड़े मिलेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को वो अपनी सहायता पहुंचाएंगे। तो वहीं अमेठी से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब अधिकारित रूप से जिले की स्थायी मतदाता बन गई हैं। एसआईआर के तहत आवेदन कर उन्होंने अपने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराई है, जिसके बाद से उनका नाम अमेठी की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। स्मृति ईरानी का आवास गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मेदन मवई गांव में से स्थापित है और उनका नाम जो है कंपोजिट विद्यालय लीला टिकरा मतदाता केंद्र में शामिल किया गया है। ऐसे में ड्राफ्ट रोल में उनका नाम जो है वो 514 पर अंकित है। ऐसे में सूचित प्रकाशित होने के बाद से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं बीजेपी जिला प्रवक्ता ने विपक्ष के पूर्व बयानों को निराधार बताते हुए पलटवार किया और कहा कि दीदी बुआ का रिश्ता, फार्म हाउस और अमेठी छोड़ने जैसे अफवाहों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जिला प्रवक्ता ने कहा है कि यहां पर विपक्षी दलों की अनर्गल बयानबाजियों को वो सिरे से खारिज करते हैं। पूर्व सांसद महोदया का प्रकाशन में नाम है, उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा है, जिससे जो यहाँ की वोटर भी हैं, इस वजह से उनका नाम भी यहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल है। मेरा बूथ संख्या 367 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस टाइम एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना एसआईआर फॉर्म भरा। उसमें हमारे अमेठी की पूर्व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी अपना एसआईआर फॉर्म भरी हैं, जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है, जो कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की मतदाता रह चुकी हैं। उनका नाम हमारे मतदाता सूची में 514 नंबर पे है। इस पर कहना यही है कि अमेठी में दीदी ने पहले अपना घर बनाया और उसके बाद में 24 में वोट भी किया। और जब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है तो उसी के अंतर्गत उन्होंने अमेठी को चुना है। ये दीदी जी का बहुत बहुत आभार। और जो लोग कहते थे दीदी यहाँ से चली गई, आएंगी नहीं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। और जो लोग हमेशा भावनाओं से खेला अमेठी से कि अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी मेरी सांसें हैं, अमेठी मेरा सब कुछ है, उनका एसआईआर कहाँ हुआ ये भी सार्वजनिक करने की कृपा करें। तो वहीं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह ने अंबेडकर नगर के लोगों से अपील की है कि वो विराट हिंदू सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अनिल जी भाई साहब के विचारों को सुने और उनके मार्गदर्शन और मूल्यों को आत्मसात करते हुए धर्म और राष्ट्रीय निर्माण में अपना योगदान दें। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष ने चिकनी मीडिया से खास बातचीत की और सम्मेलन से जुड़ी कई अहम बातें साझा की, जिसे अब हम आपको सुनाते हैं। हिंदू विराट सम्मेलन के है, जो कि जनपद अंबेडकर नगर का ये हिंदू विराट सम्मेलन BN कॉलेज अकबरपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में पूरे हिंदू समाज के लोग बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर कल यह सम्मेलन यह प्रमाणित करेगा कि जनपद अंबेडकर नगर में हिंदू समाज एकजुट है, एकजुट कर एक मंच के नीचे एक आधार पर यह काम कर रहा है। इस प्रकार से पूरा सम्मेलन की योजना बनाई गई है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा जरूर से जरूर सम्मेलन में आए, क्योंकि इस सम्मेलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके अधिकारी, अपने आदरणीय क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी भाई साहब का पाथेय हम लोगों को प्राप्त होगा। और निश्चित तौर पर
वो समाज को अग्रणी भूमिका में किस प्रकार से अपने सर्वस्व जीवन को समाज के, राष्ट्र के लिए जिन्होंने त्यागा है, ऐसे व्यक्ति का वास्तव में एक संत है जो अनिल जी भाई साहब आ रहे हैं, और एक उनका जो वक्तव्य होगा, जो पाथेय होगा, निश्चित तौर पर बहुत प्रेरणादायी होगा। युवाओं में एक जोश, एक उत्साह भी रहेगा। इसलिए सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस आयोजन को सफल बनाएं। हिंदू विराट सम्मेलन के तो वहीं आज विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ने सभासद से मारपीट के मामले में नगर पंचायत के बीजेपी चेयरमैन को दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य दोषियों को अदालत ने पर्यवेक्षी पर राहत दी है और ऐसे में कोर्ट के इस फैसले में ओमकार गुप्ता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करने की निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से उनके अधिकार जो है वो बहाल हो पाए थे। यूपी के अमेठी में सराफा व्यवसायियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की है और अब सराफा दुकानों में चेहरा ढककर खरीदारी कर पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है और ऐसे में दुकानों में प्रवेश से पहले ग्राहकों को चेहरे से नकाब हटाना अनिवार्य होगा, चाहे वो गमछा हो या फिर हेलमेट हो या दुपट्टा हो या फिर बुर्खा हो। किसी भी स्थिति में चेहरा ढककर सराफा दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सराफा व्यवसायियों ने इस संबंध में अपनी दुकानों पर सूचना भी लगा दी है। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन होने वाली टप्पेबाजी, चोरी और लूट की घटनाओं से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। कि कस्टमर अक्सर आते हैं, वो लोग चेहरा ढक के आते हैं, उनको आप कुछ बोलिए तो उनको लगता है कि आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं आप, तो उससे घटना बहुत सारे हो भी चुके हैं पहले और घटित होती ही रहती हैं। तो हम लोग को तो बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए ये तो बहुत ही अच्छा है ये कि चेहरा भी खोल के आए, हेलमेट बिल्कुल लगा के ना आए, जिससे कि वो कैमरे में निगरानी भी आ सके और अगर कोई घटना घटित होती भी है तो वो जानकारी मिल सके कि आखिर वो कौन है। वो इस तरीके से जानकारी मिल नहीं पाती हम लोगों को कि वो कौन है, घटना घटित करके वो चला भी जाता है और पुलिस इसकी छानबीन करती है और उसमें बाद में कुछ पता भी नहीं लग पाता है। इसमें ये समस्याएं बहुत सारी आती रहती हैं। ये उनका तो कभी भी होता है, अगर उनको सामान हम लोगों का चेक भी करना होता तो वो लोग खुद ही नकाब निकाल के हटा के चेक करते हैं सामान को कि हम सामान चेक करके तब ले जाएंगे, तब कोई समस्या उनको नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उनको। जैसे कि तो वहीं बताएं कि बिलसी रोड पर बता दें कि मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों ने शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने ना तो शटर काटा है और ना ही कोई कुंडा तोड़ा है, बल्कि दुकान की चाबी बनवाकर भीतर घुसकर चोरी की है। चोर दुकान से लगभग 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। सुबह जब दुकान मालिक ने दुकान खोली तो चोरी की जानकारी होने पर वो सन्न रह गया, जिसके बाद से मौके पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की ये वारदात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई प्रतीत होती है जिसे दुकान की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं कौशाम्बी में डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि डेली 24 भारत की खबर का कौशाम्बी जिले की गौशालाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लगातार उजागर किए जाने के बाद से जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में सभी आवश्यक वस्तुओं पर हल में सुनिश्चित किया जाए हल को, और ऐसे में इस संबंध में उदय सभागार में जिलाधिकारियों को अध्यक्षता में गौशरण से जुड़ी जिला स्तरीय बैठक हुई और ऐसे में बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पशु और चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों से गौशालाओं में गौवंश को ठंड से बचने के लिए व्यवस्थाओं के लिए कहा है और ऐसे में लगातार इस पर नजर बनाने के लिए भी कहा है। बता दें कि डेली 24 भारत की टीम ने बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, ऐसे में जिसके बाद से डीएम ने ये बड़ा संज्ञान लिया है और उसके बाद से ये बड़ी बैठक करने के बाद से जिलाधिकारियों पर सख्ती भी दिखाई गई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में एडीजी ने इंडो नेपाल सीमा से सटे पलिया कोतवाली का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोतवाली की व्यवस्थाओं को भी सराहना करते हुए चल रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के बाद से मीडिया से बातचीत में एडीजी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कांस्टेबलों के लिए बैरक्स का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीनों में पलिया कोतवाली क्षेत्र में 35 से 40 नए कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग फिलहाल चल रही है। एडीजी ने कहा है कि नई भर्ती के पुलिसकर्मियों की बीट जो है वो पुलिस
पुलिसिंग और थाने की समग्र पुलिसिंग से जोड़ते हुए पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिससे संख्या के साथ साथ पुलिसिंग की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उन्होंने इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की है। निरीक्षण के दौरान पलिया कोतवाली के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एडीजी का स्वागत किया और सभी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी साझा की। निरीक्षण जो होता है थाने का, उसके लिए आया हुआ था एंड मुझे बहुत खुशी है 2-3 चीज़ें देखकर। नंबर 1, यहाँ बैरक्स जो बन रहे हैं कांस्टेबल्स के लिए, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी हैं और बहुत टाइमली बन रहे हैं, बहुत अच्छे बैरक्स बन रहे हैं। और अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में इस थाने पर ही करीब 35-40 आदमी आ जाएंगे, नए कांस्टेबल्स जो हमारे हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी जब मैं ब्रीफ कर रहा था तो यही बात भी हो रही थी कि ये हमारा दायित्व होगा कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह बीट पुलिसिंग से जोड़ें और पूरे थाने की वर्किंग से जोड़ें, जिससे कि केवल संख्या में नहीं वृद्धि हो, गुणात्मक वृद्धि बहुत अधिक हो जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। डीजीपी साहब इतनी बार मीटिंग ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ आने का, टू रिव्यू कुछ थानों को मैं देख रहा हूँ उन्हीं में कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है और जो ट्रेनिंग यहाँ होकर आएंगे लोग, उनको हम किस तरह एसिमुलेट करें। सर, एक प्रमोशन की कोई बात कर रहे थे भी आप? वो तो आपके ऑफिसर्स की हुई है, आपके कप्तान साहब की प्रमोशन हुई है, आपके एसपी साहब का प्रमोशन हुआ है, वो मैं। सर, पलिया में जो स्मैक की जो है तस्करी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, इसमें सर इसमें काफ़ी इधर पकड़े गए हैं। अगर आपको पता हो, काफ़ी कार्रवाई हुई है, केवल यहीं से नहीं, पूरे प्रदेश में जो यह चल रहा है धर पकड़ अभियान, उसमें बहुत सफलता भी मिली हुई है और इसमें और कार्रवाई आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। सर, एक समस्या है यहाँ पर सर पलिया क्षेत्र में बहुत से फर्जी ढाबे खुले हुए हैं जहाँ से मादक पदार्थ नेपाल जाता है। मैं चाहूँगा, देखिए इसमें बहुत कार्रवाई चल रही है, अभी हम लोग इस पर बहुत बातचीत भी कर रहे थे, जो कार्य योजना उस पर भी कर रहे थे। आप खुद देखेंगे बहुत सफलता मिली है और पूरे, अगर मैं स्टेट लेवल पर भी बोलूँ तो पुलिस को बहुत सफलता मिली है। लेकिन मैं जो अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन हो, यू हैव ऑल ऑफिसर्स है, आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। तो वहीं मैनपुरी पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और सर्विलांस टीम ने ग्राम पत्थरपुर क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु के आभूषण, चांदी के जेवरात, अंगूठी, पायल और बिछिया सहित चोरी का पूरा सामान बरामद किया गया है। अभियुक्त ने चोरी की घटना स्वीकार की और उनके खिलाफ अब कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट भी भेजा गया। इसी प्रकार थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने नकली सोना चांदी बेचकर ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को भी मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 16 तोला नकली सोना और लगभग 3.5 किलोग्राम नकली चांदी और 5,000 रुपए नगद और इसके साथ ही तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। 28 दिसंबर 2025 को श्रीमती रेखा जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनके यहाँ पर उनके घर से शाम के समय एक चोरी की है और उसके बाद पुलिस ने लगातार इसमें काफ़ी प्रयास किया, कई एविडेंस इसमें कलेक्ट किया और करने के बाद जाके जो अभियुक्त निकल कर आया वो रिश्ते में इनका भतीजा लगता है, सौरभ है, और वो उसी गांव में रहता है। उनका घर, जो ये घटना स्थल है, वहाँ से लगभग 20 मीटर दूर उनका घर है। उन्होंने शाम का फायदा उठाकर, जब अंधेरा हो गया, तब ये जो अभियुक्त है ये चढ़कर उनके कमरे में गया और वहाँ उनकी बेटी थी, उसको शांत कराकर, उनको ये पहले से पता था क्योंकि आना जाना था ही, उसने चाबी का इस्तेमाल करके उसमें से चाबी से लॉक खोलकर उसमें से ज्वेलरी ले ली थी। पूछताछ के बाद इनसे लगभग 100% जो भी ज्वेलरी चोरी की गई थी वो सारी की सारी ज्वेलरी अभी बरामद की गई। तो वहीं पीलीभीत में थाना सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मुजीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि मुजीब पिछले कई दिनों से दुष्कर्म के मामले में वांछित था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेजा। तो वहीं संभल के बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विकसित भारतीय रोजगार और आजीविका मिशन बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नई योजनाओं और प्रावधानों की जानकारी साझा की गई। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण जीवन में समृद्धि और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिन के रोजगार के नए अधिनियम में बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और इसके अलावा यदि तय समय पर काम नहीं मिलता है तो
बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान और सशक्त किया जाएगा। मजदूरी में देरी होने पर अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। प्रजापति ने कहा है कि योजनाएं केंद्र में नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं अपने गांव के विकास की योजना बनाएगी और तय करेगी कि कौन सा कार्य होना चाहिए। बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे दी। बीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है? वी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी, आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन, जी से ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र को इस अधिनियम के माध्यम से हर गांव को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। पहले मनरेगा में सीमित कार्य होते थे, लेकिन अब अधिकार दिया जाएगा ग्राम पंचायत को कि गांव के पंचायत के लोग ही गांव में विकास के क्या आवश्यकता है, क्या गांव के विकास में कार्य हो सकते हैं, ग्राम पंचायत फैसला करेगी। और सरकार, केंद्र की सरकार 60%, उत्तर प्रदेश की सरकार 40% पैसा देंगे और गांव के लोग ही उसका विकास करेंगे। ये बदलाव इसमें है। दूसरा, पहले 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन इस बार अब 125 दिन और बढ़ाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक ये अधिनियम धरातल पर आएगा तब तक मनरेगा भी चलता रहेगा। और मनरेगा में सीमित कार्य थे, इसमें विस्तार किया गया है। जैसे गांव को ए, बी, सी 3 डिग्री में भी बांटा गया है। जो विकसित गांव है वो, उससे कम विकसित है वो बी और सी। सरकार की दोनों की, केंद्र प्रदेश सरकार की मंशा है कि सी वाले गांव भी ए कैटेगरी में आए, बी वाले गांव भी ए डिग्री में आए। ये प्रयास भी सरकार की ओर से प्रयास किया गया है इस योजना के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रीडिंग, GIC, GIS, PM गति शक्ति 4 भागों में इसको बांटा गया। तो वहीं बुलंदशहर में पूर्व विधायक हाजी आलिम के भतीजे सूफियान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कोतवाली देहात पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों सत्येंद्र उर्फ पिंटू, रविंद्र उर्फ भूरा और विजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक के बड़े भाई से लूटी गई लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है और यह हत्या 4 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद से घटना के दौरान मृतक को बड़े भाई और उसके दोस्त भी घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार एक नामजद आरोपी समेत कुल 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही। तो वहीं झांसी रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में बीजेपी के सदर विधायक रवि शर्मा के बेटे परम शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच सैकड़ों गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किया। प्रतीक्षालय में सर्दी से ठिठुर रहे यात्रियों और जरूरतमंदों को कंबल मिलने के बाद से राहत महसूस हुई और इसके अलावा परम शर्मा ने झांसी के कई इलाकों में जाकर भी ठंड से जूझ रहे लोगों को कंबल वितरित किया। पीलीभीत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उप परिवहन आयुक्त और पुलिस की संयुक्त टीम ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत शहर के कई पेट्रोल पंपों पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई पेट्रोल पंपों पर अनियमितताएं देखने को मिली। उन्होंने मौके पर ही पंप संचालकों को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चला रहे हैं। तो हमारे ARTO वीरेंद्र सिंह यहाँ पीलीभीत के हैं, मैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। मैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम अपने नेतृत्व में कराने के लिए आज पीलीभीत आया हुआ था। तो आज मैंने 2-3 पेट्रोल पंपों पर ARTO साहब के साथ मैंने चेकिंग किया। मुझे दिखाई दिया कि अभी भी जो है कुछ पेट्रोल पंपों द्वारा बिना हेलमेट के भी फ्यूल दिया जा रहा है, जिस पर हमने अब हमारे साथ हमारी इस टीम में ARO भी है, उनको मैंने कहा कि इनकी एक मीटिंग बुला के और इन्हें निर्देश दिए जाएंगे जो बिना हेल्प।
कौशाम्बी पुलिस ने IGRS में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। दिसंबर 2025 की मासिक रैंकिंग और शासन स्तर पर हुई समीक्षा में जनपद कौशाम्बी को नंबर 1 स्थान मिला है। जिले के सभी 14 थानों में IGRS निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य करते हुए प्रथम स्थान अर्जित किया गया है। पुलिस ने जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया है, जिसमें हर शिकायतों को तत्काल संज्ञान, निष्पक्ष जांच और शिकायतकर्ताओं से संवाद पर विशेष फोकस रखा गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।